हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। तो आज के इस वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानेंगे और इसकी क्या क्या लिमिटेशन होती है उसको भी हम आज इसकी वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताता है। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो इन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे देखिए हमने दो पॉइंट चार्ज लिया है Q1 एंड Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस हमने R लिया है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ जो होता है ये कहता है कि इनके बीच में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स वो इन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है। दैट इज यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि जो हमने पॉइंट चार्ज लिया है वो स्टेशनरी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्टेशनरी। ओके, अगर ये पॉइंट चार्ज स्टेशनरी नहीं है तो हमारा कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। ओके, स्टेशनरी यानी कि दोनों रेस्ट में होने चाहिए। अगर स्टेशनरी नहीं होगा तो कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां से देखिए F इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? स्मॉल k Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, जहां पे k कांस्टेंट है जिसे हम कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं और ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन मीडियम, यानी कि जो पॉइंट चार्ज हैं वो किस मीडियम में रखे गए हैं उस मीडियम पे कूलम्ब कांस्टेंट यानी कि स्मॉल के डिपेंड करता है। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर पॉइंट चार्ज वैक्यूम में है तो क्या फार्मूला होता है या किसी दूसरे मीडियम में है तो क्या फार्मूला होता है, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब देखिए, अगर हम इस फोर्स की डायरेक्शन, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया ना, और फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो जो फोर्स होता है इन दोनों पॉइंट चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग लगता है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होता है इन दोनों पॉइंट चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली इस लाइन के अलॉन्ग होता है। अब देखिए हमने यहाँ पे सेम चार्ज लिया है, तो हमने हाई स्कूल में पढ़ा है कि अगर सेम चार्ज होते हैं तो दूसरों को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज होते हैं जो वो एक दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव लिया हमने, तो Q1 क्या करेगा? Q2 फोर्स लगाएगा F21, ठीक है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। सिमिलरली Q2 भी फोर्स अप्लाई करेगा Q1 पर कुछ इस तरीके से F12, दैट इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये दोनों फोर्स देख रहे हैं ये क्या है? इक्वल होते हैं, ठीक है ना। दोनों फोर्स क्या होते हैं? इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, ठीक है, और दोनों की जो डायरेक्शन वो अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? ये अपोजिट है। तो ये एक प्रकार का एक्शन रिएक्शन फोर्स भी होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स। ओके, अच्छा, अगर हम एक चीज और जानते हैं कि जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इन दोनों पॉइंट चार्ज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग लगता है, तो इसे हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। ये कैसा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स, क्योंकि एक सेंटर के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, तो ये एक टाइप, इसका टाइप्स होगा सेंट्रल फोर्स का, ठीक है ना। तो आप चीज को नोट कर लीजिए। ये तो हमारा जो फार्मूला है ये स्केलर फॉर्म में है। अब इसके बाद हम वेक्टर फॉर्म में जानेंगे। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है? चलिए पहले हम इसकी लिमिटेशन जान लेते हैं, ओके ना। लिमिटेशन जानने के बाद हम इसके वेक्टर फॉर्म को जानेंगे। लिमिटेशन ऑफ
कूलम्ब्स लॉ। देखिए इसकी दो लिमिटेशन होती है, यानी कि इसकी कुछ कंडीशन होती है जहां तक ये वैलिड होता है। इट इज अप्लीकेबल, पहला जो इसका लिमिटेशन है, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, यानी कि जो हमने पॉइंट चार्ज लिया है अगर वो स्टेशनरी होगा तभी कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं होगा। इसीलिए कूलम्ब्स लॉ जो होता है एक फंडामेंटल लॉ नहीं होता है, सो इट इज नॉट फंडामेंटल लॉ, सो इट इज नॉट फंडामेंटल लॉ। यानी कि कोई भी पॉइंट चार्ज चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन पे हो, अगर हर पॉइंट चार्ज पे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होता तब तो उसको हम फंडामेंटल लॉ कहते हैं। लेकिन नहीं, इसकी एक कंडीशन है कि उन्हीं पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल होता है जो कि हमारा स्टेशनरी होना चाहिए, इसीलिए कूलम्ब्स लॉ फंडामेंटल लॉ नहीं होता है। नेक्स्ट इसका लिमिटेशन है, इफ आर ग्रेटर देन 10⁻14 मीटर, यानी कि इनके बीच जो पॉइंट चार्ज में लिया था Q1 एंड Q2, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है R, इसकी वैल्यू अगर 10⁻14 मीटर से ज़्यादा होगी तभी कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। तो ये दो लिमिटेशन है कूलम्ब्स लॉ की, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसके वेक्टर फॉर्म को जानेंगे और वेक्टर फॉर्म से जुड़ा एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। चलिए, तो ये हो गया लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ जो है वो एक फंडामेंटल लॉ नहीं होता है, क्योंकि यह केवल स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट रीडिंग है हमारी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होता है कूलम्ब्स लॉ का? यहां पे देखिए हमने दो चार्ज लिया है Q1 एंड Q2, ओके, और इनके बीच का जो सेपरेशन है हमने मान लिया R वेक्टर, ओके। दो पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2 और इनके बीच का सेपरेशन वेक्टर क्या है? R वेक्टर। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो Q1 है इसका मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर क्या है? R1 है, ठीक है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने इस पॉइंट को मान लिया ओरिजिन, तो Q1 का पोजीशन वेक्टर हो गया R1 वेक्टर और Q2 का पोजीशन वेक्टर हो गया R2 वेक्टर, ओके। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। अब देखिए आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा हेड टेल मेथड, ठीक है, हेड टेल मेथड। उसमें आपने पढ़ा होगा कि देखिए यहाँ पे दो वेक्टर है ना, ये इसका हेड है, देखिए ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से ऐड है, तो इन दोनों वेक्टरों का हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाने पर, ये हेड है ना, पहले वेक्टर के टेल को दूसरे के हेड से मिलाने पर चलिए, तो आप देख रहे हैं कि इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? पहले वेक्टर के टेल को दूसरे के हेड से मिला देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। यानी कि जो R2 वेक्टर है वो R1 और R वेक्टर का क्या है, सम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे R2 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, ठीक है। अब देखिए R2 वेक्टर है ना, अगर हमको R वेक्टर निकालना है तो R वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ओके। इसका मॉड अगर हम ले लें तो हमको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ R2 माइनस
r1। ये मॉड हो गया r का, यानी कि r वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर हमें Q2 में फोर्स निकालना हो ड्यू टू Q1, दैट इज F21, ओके, तो क्या मिलेगा हमको K Q1 Q2 अपान R वेक्टर का स्क्वायर करते हैं ना, R का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे देखिए R क्या है, R2 माइनस R1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ओके, इनटू यूनिट वेक्टर लगाते हैं जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हम आर कैप लिख देंगे, ठीक है। आर कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा F21 इक्वल टू के Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर इनटू आर कैप। आर कैप का फार्मूला क्या आ जाएगा, आर वेक्टर अपान मॉड ऑफ आर वेक्टर। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा क्या, आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपान मॉड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, ओके। अब देखिए आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1, तो आर वेक्टर की जगह पर हम क्या लिख देंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपान मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या आ जाएगा, यहां से देखिए R2 माइनस R1, ओके। यहां पे क्या स्क्वायर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ना, क्यूब हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिल जाएगा R2 माइनस R1 का होल क्यूब, ठीक है। ये हमें मिल गया F21, ये वेक्टर फॉर्म मिल गया, ठीक है ना। F21 क्या है, Q2 चार्ज पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q1। हमने यहाँ देखिए क्या किया है, अगर Q2 पे फोर्स लग रहा है Q2 चार्ज पर, तो हमने क्या किया, R2 माइनस R1 है ना, R2 क्या है, Q2 का पोजीशन वेक्टर है, R1 Q1 का पोजीशन वेक्टर है। तो Q2 के पोजीशन वेक्टर में हमने Q1 के पोजीशन वेक्टर को माइनस किया है। अब यही फोर्स अगर हमको कैलकुलेट करनी हो, यही फोर्स अगर हमें Q1 चार्ज पे कैलकुलेट करनी हो, F12, ओके, तो यहाँ पे क्या फार्मूला हो जाएगा, K Q1 Q2 अपान ये तो सेम होगा मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है ना। यानी कि Q1 की पोजीशन वेक्टर में Q2 के पोजीशन वेक्टर को आप माइनस करोगे, ओके ना। यानी जिस पॉइंट चार्ज पे आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है ड्यू टू अदर चार्ज, तो आप उस पॉइंट चार्ज के पोजीशन वेक्टर में उस दूसरे पॉइंट चार्ज के पोजीशन वेक्टर को माइनस करोगे, ठीक है ना। यानी जब हमने Q2 पे निकाला तो R2 माइनस R1 किया, अगर हमको Q1 पे निकालना हो तो R1 माइनस R2 करेंगे, ओके। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। चलिए अब इससे एक बेस्ट एक हम छोटा सा न्यूमेरिकल लगाते हैं। सिंपल, अगर मैग्नीट्यूड हमको निकालना हो तो डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, बट अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे आपसे, तो आप मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, पर उसका वेक्टर फॉर्म निकालने में आपको डिफिकल्टीज होगी, इसलिए हमने यहाँ पे आपको वेक्टर फॉर्म बताया है। अब हमने यहाँ पे एक स्क्वायर लिया है ABCD और इसके सभी कॉर्नर पर हमने एक चार्ज रखा है QQQ, ठीक है, सेम चार्ज है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस कॉर्नर B पर फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो आप देख रहे हैं कि B पे जो फोर्स अप्लाई होगा, कौन कौन अप्लाई करेगा, A भी अप्लाई करेगा, D भी और C भी, ठीक है ना। तो फोर्स जो होगा ऑन B वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन B ड्यू टू C
प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी। ओके, यानी यहाँ पे तीनों कॉर्नर पे जो चार्ज है वो इस कॉर्नर बी पर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो हमने इनका वेक्टर सम कर दिया। अब देखिए क्या आ जाएगा हमें यहाँ से, वेक्टर ऑफ पी इक्वल टू, देखिए पहले तो हम इस यहाँ पे इसकी साइड क्या है, ए है, स्क्वायर है ना, ये भी साइड ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए और ये भी ए। अगर हम इन कॉर्नर का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बताइए, 0 0 0, ठीक है ना। इसका क्या आ जाएगा, a 0 0, और इस b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ देखिए b जो है वो XY प्लेन में है, तो यहाँ पे देखिए a और 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ ये तो x पर ही है तो 0 हो जाएगा, और y एक्सिस पर है, ये y से x से y डिस्टेंस पे, यानी कि a डिस्टेंस पर है। ओके ना, हमने चारों कॉर्नर का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब देखिए कैसे हम निकालेंगे, अब बी ए, यहाँ से देखिए फोर्स क्या आ जाएगा, के, इस पर भी चार्ज क्यू है, इस पर भी चार्ज क्यू है, तो क्यू 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 स्क्वायर हो जाएगा, अपान सेपरेशन क्या है ए, तो ए का क्यूब, ठीक है ना। और इसके बाद क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। देखिए इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर ए है, ए माइनस 0 ए बचेगा, और देखिए ये तो x का कोऑर्डिनेट है ना, तो x में क्या लगाते हैं हम, आई कैप लगाते हैं, ए आई कैप। अब यहाँ देखिए a माइनस ए 0 हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं, और 0 माइनस 0 यानी 0। अब निकालते हैं c की वजह से, तो के क्यू स्क्वायर अपान ए क्यूब तो होगा ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, a माइनस ए 0 हो गया, a माइनस 0 ए, बट यहाँ देखिए y कोऑर्डिनेट है ना, तो y कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या लगाते हैं, j कैप, a j कैप, प्लस d की वजह से निकालेंगे, तो k क्यू स्क्वायर अपान, देखिए डिस्टेंस ये है ना, ये डिस्टेंस है, सॉरी ये डिस्टेंस है, ये a ये है, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2a, बोलिए पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 2a, यानी यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2a का होल क्यूब इनटू पोजीशन वेक्टर निकालिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना, यानी जिस पर आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो उसके पोजीशन वेक्टर में से इसकी पोजीशन वेक्टर को माइनस करोगे, तो a माइनस 0 यानी कि a बचेगा, और आई कैप प्लस a माइनस, सॉरी ये 0 है ना, a माइनस 0 यानी कि ए ही बचेगा, और जे कैप, यहाँ पे 0 है ही, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, के क्यू स्क्वायर अपान ए क्यूब कॉमन कर लें, के क्यू स्क्वायर अपान ए क्यूब। अच्छा एक चीज देखिए, अंडर रूट 2 का अगर आप क्यूब करेंगे, ठीक है ना, अंडर रूट 2 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 अंडर रूट 2 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसको भी कॉमन कर लें, बाहर कर ले रहे हैं, 2 अंडर रूट 2, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बताइए, ए क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 अंडर रूट 2 आई कैप, प्लस यहाँ से ए क्यूब कैंसिल, यही बचेगा 2 अंडर रूट 2 जे कैप, प्लस अब देखिए ये तो सेम है, ये सब कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या बचेगा, ए आई कैप प्लस ए जे कैप, ए आई कैप प्लस ए जे कैप, ओके। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एफ बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान 2 अंडर रूट 2 ए क्यूब इंटू, देखिए आई कैप है ना, आई कैप साथ कर लेते हैं, आई कैप कॉमन करेंगे, क्या मिलेगा हमको, एक मिनट, यहाँ से ए तो बच गया है ना, ये ए है, ये भी ए है, ओके ना, यहाँ से ए मिस हो गया था। अब हम देखिए 2 अंडर रूट 2 ए कॉमन करेंगे, सॉरी ए कॉमन करेंगे, यहाँ पे जो ए आई कैप, इसमें भी ए आई कैप है, इसमें भी ए आई कैप है, तो ए आई कैप कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 अंडर रूट 2 प्लस
1 इंटू आई कैप प्लस जे कैप को देखिए ये टर्म है, यहाँ पे जे कैप है, तो ए जे कैप कॉमन करेंगे हमें क्या मिलेगा 2/2 प्लस 1 जे कैप। तो ये फोर्स हो गया कॉर्नर बी पर लगने वाला वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा कूलाम्ब्स लॉ ये टॉपिक्स कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कूलाम्ब कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। कूलाम्ब कांस्टेंट किन किन मीडियम पे डिपेंड करता है और कैसे कैसे इसका फार्मूला चेंज होता है। ठीक है, और उससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।